Success Mantra. We shape future. Hello everyone. Welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior to getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu according to our examination point of view. Right? So first of all, we have a topic on India. The buzzword now is all alignment. Right? ये एक्चुअली एक टॉपिक है जिसपे आप जिसको हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एंड इट इज ऑन पेज नंबर 6 दैट इज द एडिटोरियल पार्ट. तो इसको आप एक नाम और दे सकते हैं फ्रॉम अलाइनमेंट टू नॉन अलाइनमेंट. राइट? तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या उसका एग्रीमेंट था, व्हाट वाज द ट्रीटी, और इस एस्पेक्ट में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एज ए रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखना है बिकॉज यस्टरडे वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ दिस. राइट? सेकंड थिंग इज अबाउट द विंडफॉल टैक्स. such kind of topics are important when it comes to the IELTS because IELTS आपको इकोनॉमिक के बेसिस पे भी जीके पूछता है एंड दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस. राइट? तो जो करंट में चल रहा है उन पे फोकस करिए, उन इकोनॉमिक टर्म्स पे फोकस करिए. राइट? थर्ड वन इज द फॉल इन द नेचुरल रबर प्राइसेस इन इंडिया. वहां पर देखेंगे रबर के बारे में क्लैट के पर्सपेक्टिव से दे कैन इजिली फॉर्म अ पैराग्राफ ऑन दिस. राइट? एंड द फोर्थ वन इज ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल ऑफ 2022. राइट? इसको भी डिटेल में देखेंगे. ये क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है और इवन क्लैट और आईलेट, इधर इट इज क्लैट और आईलेट, दोनों ने इस टाइप के पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स. अब क्योंकि क्लैट कॉन्सेप्ट वाइज हो गया देन वी विल डिस्कस इन मोर लेंथ. राइट? एंड कल आप लोगों ने एक चीज बताई थी कि सर वो जो ज्ञानवापी मस्जिद का केस चल रहा है उसको डिस्कस करिए. इट्स ऑन द डिमांड ऑफ अनुश्री शारदा. तो your case is here, Srimati Rakhi Singh and others versus State of UP. We will discuss it in length कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और क्या रीसेंट डेवलपमेंट है और आगे क्या होने वाला है. राइट? और इस टॉपिक को किसी भी तरह का रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ प्लीज मत देखिए. लुक इट एट इट विद द लेंथ ऑफ लॉ. राइट? लेंस ऑफ लॉ, नॉट द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स और रिलीजन. राइट? तो इस पे आगे बढ़ते हैं. First of all, we have a topic for India. A buzzword now is all alignment. From the non-alignment to all alignment. Right? Non-alignment actually World War II के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. World War II के ऑनवर्ड्स जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था उस टाइम पे दो पावर थे, सेंटर पावर्स थे, एक यूएसएसआर और एक यूएस. राइट? तो उस टाइम पे इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी, एक अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, एक नया डेमोक्रेटिक नेशन था. तो उसके लिए हर कंट्री के साथ अलाइनमेंट बनाना वाज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. तो दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े. वो उन्होंने कहा कि वी विल डू द नॉन अलाइनमेंट. हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम यूएस के साथ रहेंगे ना यूएसआर के साथ रहेंगे, हम अभी सबके साथ रिलेशंस ठीक ठाक रखें. राइट? और अब हमारा क्या चल रहा है? ऑल अलाइनमेंट. ऑल अलाइनमेंट का मतलब वी आर इन मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स. G20 ले लीजिए, G7 ले लीजिए, क्वाड ले लीजिए, एससीओ ले लीजिए, हर जगह हम हैं. राइट? और इस चीजों को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो आप एक बार रिवाइज करिएगा एट द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके इवन क्लैट या आईलेट दोनों में से किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है एंड सच क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जामिनेशन क्योंकि इंडिया चेयर कर रहा है G20. राइट? तो इसको अच्छे से देखना है और इस पूरे टॉपिक को पढ़ना भी है. राइट? नॉन अलाइनमेंट की पहले बात करेंगे एंड देन वी विल लिंक इट विद द अर्लियर टॉपिक्स. राइट? नॉन अलाइनमेंट की अगर बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 बेलग्राड यूगोस्लोविया में एक एग्रीमेंट साइन हुई थी बेसिकली. राइट? और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के नेहरू साहब. राइट? और यूगोस्लोविया के प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, घाना के प्रेसिडेंट थे और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे. तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन था? इंडिया, यूगोस्लोविया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया. राइट? ये आपके जो 5 कंट्रीज हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे. राइट? 1961 का एग्रीमेंट याद रखना है. पूछा जा सकता है नाम किस एग्रीमेंट के थ्रू आया था. और इससे पहले क्लैट 2021 ने क्वेश्चन डाला हुआ है आपके इस रिगार्डिंग, यूएन के रिगार्डिंग डाला था उन्होंने बाय विच एग्रीमेंट. तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. राइट? टोटल मेंबर की बात की जाए तो 120 मेंबर स्टेट है सर. यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है ये. यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इज नाम. 20 ऑब्जर्वर स्टेट्स है एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये नाम के बारे में इतना काफी है आपके लिए. इट इज मोर देन एनफ फॉर द नाम व्हेन इट कम्स टू द क्लैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. राइट? तो नाम में अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि 120 मेंबर्स हैं, 20 स्टेट्स हैं ऑब्जर्वर. राइट? और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ये भी देख लिया हम लोगों ने कि ये यूएन के बाद सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है. तो इसमें याद रखिएगा ये 1961 का डेट एंड बेलग्राड यूगोस्लोविया का कॉन्फ्रेंस. राइट? इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश हुआ था.
कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस नाम कि इसमें आगे क्या है हमारे लिए, इसमें एक पंचशील प्रिंसिपल्स की बात आती है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नाम, तो वहां पे पंचशील प्रिंसिपल आ जाता है, राइट। पंचशील प्रिंसिपल बेसिकली इंडो साइनो एग्रीमेंट था। इंडो साइनो एग्रीमेंट हम पंचशील कहते हैं। यह आपको इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, राइट। और इस पूरे एस्पेक्ट में विल डिस्कस अबाउट द पंचशील आफ्टर दिस राइट स्लाइड, राइट। एंड एक बुक है द इंडिया वे, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की बुक है, जिन्होंने बताया है उसमें कि हाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू द अलाइनमेंट, राइट। वी विल डिस्कस एग्जैक्टली कि ये अलाइनमेंट क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट क्या हो रहा है, बट कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं उससे पहले, ताकि हम उसे यूज कर पाए, राइट। अंडरस्टैंडिंग में यूज कर पाना बहुत जरूरी है। ये आपका पीसफुल को एग्जिस्टेंस है पंचशील, इंडिया चाइना एग्रीमेंट है 1954। ये उसके 5 एस्पेक्ट्स हैं और ये वेस्टफेलिया नॉर्म्स को फॉलो कर, ये बेसिकली 5 पॉइंटर्स हो गए। वेस्टफेलिया नॉर्म 1954 का इंडिया चाइना एग्रीमेंट, राइट। ये चीजें याद रखनी है आपको। अब बात आती है कि सर ये एग्जैक्टली जो नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट हो क्या रहा है, ये है क्या अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट। लुक, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, राइट। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 पोलर वर्ल्ड बन रहे थे। इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, रशिया और यूएसए का। रशिया उस टाइम पे यूएसएसआर था, राइट। मिखाइल गोर्बाचेव याद आ रहे होंगे आपको, राइट। अभी 2 सितंबर का ही डेट था वो। तो ये यूएसएसआर और यूएस 2 ग्रुप था इस टाइम पे। तो उस टाइम पे इंडिया एक और ग्रुप बना रहा था नाम का। तो उस टाइम इंडिया ने ये डिसाइड किया था, और बाकी कंट्रीज ने, जिसका अभी हम लोगों ने नाम देखा, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सर हम लोग ना अपना एक ग्रुप बनाएंगे और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, राइट। तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अब का क्या टाइम है, अब इंडिया जो है अलाइनमेंट कर, मतलब हर किसी कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन है। एंड देयर आर ग्रुप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, ये आर्टिकल उसी का एक्सटेंशन है, राइट। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं भाई, तो आफ्टर 1961 की बात होगी, G20 इज देयर, G7 इज देयर, SCO इज देयर, क्वाड इज देयर। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये हम लोगों ने देखा था। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें, हम लोगों ने वॉस्टॉक में भी पार्टिसिपेट किया। वॉस्टॉक, वॉस्टॉक जो इंडिया और रशिया के साथ हुआ था, इसमें किस आर्मी के कंटिजेंट ने भाग लिया था, बताइएगा। विच इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड, विच पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड। और नेवल ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बार, नेवल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कहाँ हो रहा था ये भी बताइएगा, राइट। और जापान का इशू था क्यूरिल आइलैंड, एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दिस। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन लाइक यू विल आंसर इट, राइट। इसको आंसर करिएगा। G20, G7, SCO, क्वाड हर के मेंबर हैं हम, आसियान के भी मेंबर हैं हम, राइट। तो इतने सारे कंट्रीज के मेंबर है, तो नॉन अलाइनमेंट कहाँ रहा सर, अब तो अलाइनमेंट हो गया। तो हर किसी के साथ रिलेशन बना रहा है। अब जब आप देखेंगे एक चीज यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट, कि अगर एक वेन डायग्राम बनाया जाए, ये रहा आपका यूएसए, ये रहा रशिया, एंड दिस इज द चाइना, ये रहा इंडिया। इंडिया हर किसी के साथ रिलेशन में है। इफ वी टॉक अबाउट रशिया, तो यहाँ पर आपको जस्ट मिलेगा अभी वॉस्टॉक, तो वॉस्टॉक पढ़ लीजिएगा, राइट। चाइना के साथ भी स्पेस एजेंसीज काफी कोलैबोरेशन करती हैं, और चाइना के साथ आप PP15, पेट्रोलिंग पिलर 15, आज के द हिंदू का फर्स्ट आर्टिकल है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। पेट्रोलिंग पिलर क्या होते हैं सर, क्या हॉटस्पॉट्स होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, राइट। तो चाइना भी पीछे हट रहा है, चाइना की इकोनॉमी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। तो स्पेस और PP15 में के एग्जांपल है। यूएस के साथ हम लोग ओली, ओली उत्तराखंड में वी आर डूइंग अ मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो this is the way we are moving from non-alignment to all alignment, right? So I guess I am able to establish all the links between these, right? वॉस्टॉक इसमें अच्छे से देखिएगा और आंसर करिएगा कि वॉस्टॉक का जो नेवी एक्सरसाइज है वो किस श्री में हो रहा है, राइट। आर्मी का कौन सा कंटिजेंट वहां गया था। और ये G20, आसियान, G7, SCO, क्वाड, वी हैव डिस्कस्ड इट इन लेंथ, वी हैव डिस्कस्ड इट इन लेंथ। तो एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप आर्टिकल पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। और इस वेन डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिया के तीनों के साथ कैसे कैसे रिलेशन है। एंड आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल फ्रॉम ईच कंट्री, राइट।
ये रशिया के साथ वॉस्टॉक, चाइना के साथ स्पेस एंड PP-15 रिसेंट है सर, यूएस के साथ ओली उत्तराखंड में मिलिट्री, राइट। तो इसको अच्छे से देखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज एनालिसिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द विंडफॉल टैक्स, राइट। बेसिकली देखिए विंडफॉल, इसमें एक जो टॉपिक है आपको समझना है विंडफॉल टैक्स क्या होता है, बस इतना काफी है। इज नथिंग मोर यू शुड नो एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अदरवाइज इसमें बहुत कुछ हो सकता है सर, क्रिटिक हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, बट दैट इज नॉट फॉर द क्लैट और आईलेट एग्जामिनेशन, राइट। वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पार्ट है। एंड व्हेन टॉक्स द विंडफॉल टैक्स, आवर मेन फोकस इज आईलेट। आईलेट क्वेश्चंस पूछते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, और ऐसे ऐसे डेफिनेशंस वो डाल सकते हैं, राइट। वो डाल सकते हैं ऐसे ऐसे डेफिनेशन, दे कैन इजीली पुट फॉरवर्ड सच डेफिनेशंस। तो देखते हैं विंडफॉल टैक्स क्या होता है और ये क्यों अभी न्यूज में है। सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2 सितंबर को विंडफॉल टैक्स को इम्पोज किया। एंड इससे पहले एंटनी गटरस जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने भी कहा था विंडफॉल टैक्स लगाए। तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली विंडफॉल टैक्स। देखिए कभी कभार क्या होता है कंट्रीज में, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक वॉर है, पॉलिटिकल कंडीशन है, रेनफॉल है, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, राइट। और उस टाइम कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे टैक्स लगा देती है। इस टैक्स को दो, चलो भाई आप तो टैक्स दो, राइट। अगर मान लो कि आपका टैक्स स्लैब यहीं तक था, मान लीजिए आप एक टैक्स आप 50 रुपए तक का प्रॉफिट कमाते हैं, यू हैव प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज, बट उस सीजन में आपने 150 का प्रॉफिट कमाया, राइट। 150 ज्यादा प्रॉफिट कमाया, टोटल आपने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया, राइट। तो इस 150 पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, इसी पे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल, बारिश की तरह पैसा आएगा तो टैक्स लगेगा, राइट। विंडफॉल टैक्स है, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ विंडफॉल टैक्स इज अ हायर टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट that result from a sudden windfall gain to a particular company or industry, often result in geopolitical disturbances, war, natural disaster, and unusual spikes in the demand. And ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लगता है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका अगर 2 सितंबर से प्रॉफिट लग रहा है और टैक्स गवर्नमेंट 14 तारीख को इम्पोज कर रही है, तो गवर्नमेंट 2 तारीख को जाकर के कह सकती है कि 2 तारीख से जितना प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगेगा, राइट। ये आप नहीं कह सकते रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता, ये रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है, मतलब बैक डेट पे जाके प्रॉफिट लग सकता है। और आई गेस कि आपको क्लियर हो गया होगा विंडफॉल टैक्स, ये पर्टिकुलर टर्म समझना है बस। जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस विंडफॉल टैक्स, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन, राइट। जैसे कि आज हम लोगों ने एक टॉपिक पिक किया है ज्ञानवापी के ऊपर, वी विल डिस्कस इट, राइट। इसी तरह से जिसको जो डाउट लगता है बताइए, डिस्कस करिए, राइट। डोंट जस्ट हाइड इन द ककून, मूव आउट यार, do it, just do whatever you want, actually just read it exactly the things. And exam hai, it is just an exam, nothing like you are not going to fight a war, right? It is just an exam. तो कुछ कुछ चीजें हैं, प्रोसीजर है, उनको फॉलो करना है और एग्जाम पास करना, राइट। तो डिफॉल्ट टैक्स देख लिया आप लोगों ने, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा। और जनरली गवर्नमेंट का कहना ये होता है, वो डिफेंस ये लेते हैं कि सर हम ये टैक्स लगा रहे हैं और इसका यूज हम करेंगे सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, राइट। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, फॉल इन नेचुरल रबर प्राइसेस इन इंडिया। Comment down if you have tried in your childhood to make rubber by using the sharpener and milk, right? अगर आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा तो याद आ रहा होगा कुछ कुछ। यार ये रबर ट्री है और रबर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, और इसका रीजन है चाइना, क्योंकि चाइना का जो डिमांड है रबर का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके कारण से रबर के प्राइसेस भी फॉल हो रहे हैं। कौन सा रबर? नेचुरल रबर। तो इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ रबर, कहाँ कहाँ होते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं, उन पे भी हम फोकस करेंगे, राइट। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का आर्टिकल, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट नहीं दिया हुआ है, राइट, एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, टाइप्स ऑफ रबर, बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक सिंथेटिक रबर होता है और एक नेचुरल रबर होता है, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर, राइट। नेचुरल रबर किसका बना होता है? ऑब्वियसली नेचर से बनेगा। सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ मिल्की व्हाइट लिक्विड कॉल्ड लेटेक्स that drips from the bark of certain tropical subtropical trees. The latex rubber is mainly found in the countries like Brazil, India, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka. यही 4-5 कंट्रीज हैं जिनमें ये ट्रीज मिलता है। और
बेसिकली अगर केमिकल टर्म में जाए तो ये बेसिकली मोनोमर्स ऑफ आइसोप्रीन होते हैं C5H8. यू कैन जस्ट लीव इट बिकॉज clad will not go into such deep, right? तो नेचुरल रबर क्या हो गया, लेटेक्स वाला से बनता है. लेटेक्स जिसको कहते हैं मिल्की व्हाइट सब्सटेंस जो निकलता है उसपे. तो उस ट्री के बाद से जो नेचुरल सब्सटेंस निकलता है उसे हम लेटेक्स कहते हैं और फिर वो कलेक्ट किया जाता है, फिर आगे प्रोसेस किया जाता है. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, हम कहते हैं नेचुरल, राइट. सिंथेटिक रबर क्या होता है, क्योंकि सिंथेटिक रबर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ऑब्वियसली इन्हीं से निकले पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से, तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक रबर, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस रबर थिंग, तो ये जो बेसिकली जो ट्री होता है ना, ये जिस लेटेक्स ट्रॉपिकल ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये होता है हेविया ब्रासिलियनेसिस, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेविया ब्रासिलियनेसिस, राइट. और रबर 32 इयर्स के अराउंड लगता है सर, लाइफ पीरियड होता है इनके प्लांट्स का. 32 इयर्स तक आप वहां से रबर निकाल सकते हैं. सॉइल कंडीशन कैसा होना चाहिए, वेदर्ड सॉइल होना चाहिए, राइट. एंड laterite type alluvial sedimentary and non-laterite red soil are the best to growth of these trees. You can expect such questions from the clat also, right? Clat, islet, सबसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. सर वेदरिंग कंडीशन, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और द हिंदू ने कवर भी किया है, राइट. अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 से 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है ऑप्टिमम. 100 डेज का रेंज चाहिए होता है. Thailand is the largest producer of rubber in the world, followed by Indonesia, Malaysia, India, China. You can leave this, but Thailand का नाम याद रखिएगा. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट के हिसाब से इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, राइट. तो ऐसे बन सकता है, यू कैन मेक अ लिस्ट, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया, राइट. तो ये लिस्ट है रबर प्रोड्यूसिंग का, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया. याद हो गया आपको, टेम्परेचर याद रहेगा, सॉइल याद रहेगा, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल. 100 डेज का रेनी सीजन है. ट्री का नाम याद रखिएगा एंड लेटेक्स का नाम याद रखिएगा, उस मटेरियल को बोला जाता है, राइट. एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन एंड यू हिट द आंसर राइटली करेक्टली, देन इट्स अ जैकपॉट फॉर यू, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इंडिया में, जैसे इंडिया तो 4th हो गया ना, तो विच स्टेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में. स्लोप्स ऑफ केरला, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, राइट. तो आपके माइंड में एक मैप आ सकता है, यू कैन जस्ट गो बाय द मैप. ये जो रीजन है, केरला के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट, रबर का. व्हेन इट कम्स टू द रबर, ऐसे याद रख सकते हैं आप इस चीज को, राइट. 1895 में पहली बार सेटअप किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं किया हुआ. 1895 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1895 में पहली बार सेटअप किया गया. 1902 में रबर की कल्टीवेशन को कमर्शियल स्केल पे ले जाया गया. मतलब पहले इंडिजिनियस यूज के लिए होता, अपने लिए लोकल में यूज कर लिए, बट प्रॉपर बिजनेस 1902 के बाद से स्टार्ट हुआ, राइट. और मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, कोट्टयम, कोल्लम, एर्नाकुलम, ये बहुत सारे स्टेट्स. यू कैन जस्ट गो विद जस्ट वन फ्लो, बट केरला का नाम याद रखिएगा, थाईलैंड का नाम याद रखिएगा. और लार्जेस्ट कंज्यूमर है सर चाइना, राइट. चाइना, हर जगह चाइना चाइना आ जाता है ना. चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. लर्न दिस नेम, जस्ट लर्न इट, राइट. विच स्टेट इज द लार्ज, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट, देन चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर. चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, राइट. ये चीज याद रखनी है. प्रोड्यूसर थाईलैंड है, इंडिया 4th पे, केरला 1st पे, इंडिया. इस तरह से हम लोगों ने हर चीजों को लिंक कर लिया, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया गया, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राइट. ऑल इंडिया रबर जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो लुकआउट करता है सब एक्टिविटी रबर से रिलेटेड, राइट. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा. स्टैब्लिश 1945 में हुआ था. इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संवरधननिया, राइट. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शशि कुमार सिंह एंड विपिन मेहता इज द वाइस प्रेसिडेंट. सीनियर और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस याद रखना है, राइट. और जो नेचुरल रबर की प्राइस है, जो भी करंट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कि नेचुरल रबर की प्राइस 150 रुपीज होगा, ये सर, राइट, पर केजी. इसलिए ये पढ़ना पड़ रहा है. तो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉपर टॉपिक लाइक दिस. सर रबर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, रीजन बता दिया जाएगा. और फर्स्ट क्वेश्चन, विच एसोसिएशन डील्स विद द रबर थिंग, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन. कमर्शियलाइजेशन ऑफ रबर कब स्टार्ट हुआ, 1902. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, केरला. फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस रबर, चाइना. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर,
आइलैंड। देखिए हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज एनालिसिस, ये तो रबर रबर हो गया, कर लीजिएगा रबर अप, राइट। ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल ऑफ 2022, इस टॉपिक पे क्लैट ने क्वेश्चन पूछा है एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अबाउट द मेजर पोर्ट्स, राइट। इंडिया में दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड एन इंडेक्स फॉर यू कि आप उससे गो थ्रू हो जाइए, राइट। इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। देखिए इंडिया में पोर्ट्स एक्ट जो है वो 1908 का है, तो बहुत साल पुराना पोर्ट्स एक्ट हम लोग अभी भी चला रहे हैं, मोर देन 100 years, राइट। more than 100 years. It is around, if you go 114, roughly 114 years पुराना पोर्ट्स एक्ट चला है, तो सर कंडीशंस चेंज हुई है, 1908 का सिचुएशन नहीं है। ट्रेड डेवलप हुआ, कंडीशंस डेवलप हुई, एनवायरमेंटल कंडीशंस, टैक्सेशन, हर चीज चेंज हुआ, राइट। तो अब टाइम है बिल्स को चेंज करना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं सर, आईपीसी 1861 कितना पुराना है, मैकॉलेज एक्ट लोग बोलते हैं अभी भी। व्हेन यू गो टू द लॉ स्कूल, मोस्ट ऑफ द बेयर एक्ट्स इन द colonial period, तो उनको चेंज करने की नीड है, बिकॉज वी आर नॉट अ कॉलोनी राइट नाउ, राइट। वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हमें अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम करने चाहिए एंड देयर इज अ नीड। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जो ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल है वो रिपील करेगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को, राइट। ये क्लियर है आपके माइंड में कि किसको रिपील करेगा, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन इज 7500 किलोमीटर, इसको लिंक कर लीजिएगा इंडिया और जो आपका चाइना था, एलएसी का डिस्टेंस पूछा था, वैसी कोस्ट लाइन भी पूछा जा सकता है। सर कितना लंबा कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर, और पोटेंशियल नेविगेबल साइट कितनी है, 14500, मतलब जहां तक हम नेविगेट कर सकते हैं। हाई सीज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। और 95% यू कैन जस्ट लीव दिस, जस्ट रीड इट ऑफ। 95% इंडिया का ट्रेड वैल्यू वॉल्यूम ये होल्ड करता है एंड 65% ऑफ वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि ट्रेड से ही होता है। जैसे ट्रेड ध्यान में आए, पोर्ट समझ में आए, बस ये मैप बना लेना है। और ये कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पर आपके पोर्ट्स हैं, राइट। ऊपर तो पोर्ट होगा नहीं ना, पानी नहीं है, पोर्ट कहाँ से, राइट। ये आपका इंडियन ओशन है, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, ये सब। तो ऐसे ये चीजें काम करती है। तो ये जो डिस्टेंस है कोस्टल लेंथ वो कितना है, 7500 किलोमीटर, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये चीज पे फोकस करना है आपको और किसको रिपील कर रहा है, 1908 पे। इंडिया में दो तरह से पोर्ट्स होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, राइट, एंड माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट, राइट। जुरिसडिक्शन डिफाइन हो गया दोनों का। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द सेम थिंग इट इज देयर। आपका जो माइनर पोर्ट है उसका एक्ट है 1900 एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट, आईपीए। और जो मेजर पोर्ट है आपका वो डील करता है आपको, मेजर पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इज द मेजर पोर्ट एक्ट, राइट। मेजर पोर्ट एक्ट 1963, राइट। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई, दो पोर्ट्स एक्ट हो गया, एक इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो कि माइनर पोर्ट्स एक्ट को डील करता है, और एक आपको जो मेजर पोर्ट है उससे डील करता है, 1963 का है, राइट। तो इसमें आपको ये चीज फोकस करना है। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं, राइट। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट मुंबई का पोर्ट है, ये चीज याद रखनी है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा 2015-16 का, राइट। तो अभी देख लीजिएगा क्योंकि ये चीजें न्यूज में आ रही हैं, बिल ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पढ़। ये पूरा पोर्ट है, आपको 13 पोर्ट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, 13 पोर्ट्स की लिस्ट दी है मैंने। जस्ट ओपन इट, डाउनलोड द पीडीएफ, ओपन इट एंड जस्ट लर्न इट आउट। मैप बनाइए, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट मैप बनाया, इंडिया का मैप बनाइए, लोकेट करिए वहां पे कहाँ पे है। तो केरला और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ हुगली रिवर के किनारे है हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल, कुछ रिवराइन पोर्ट्स है, कुछ आपके ट्रेड पोर्ट्स है, कुछ आपके ओल्डेस्ट पोर्ट है, कुछ आपके लार्जेस्ट पोर्ट है जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राइट। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने उस पॉइंट्स जो रिमेंबर आपको रखने, आई हैव मेंशनड इट। एंड नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कंप्लीट 13 पोर्ट्स, लर्न इट आउट। आई विल मेंशन सम क्वेश्चंस इन द अपकमिंग टाइम, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। पढ़ लीजिएगा एक बार, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल पोर्ट है सर, नेचुरल पोर्ट नहीं है। नेचुरल पोर्ट जो होगा उसको नेचुरल कह देंगे, तो इसको करना है। फर्स्ट मेजर पोर्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पारादीप पोर्ट,
इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका आईएनएस विक्रांत भी तो है, विक्रमादित्य विक्रांत विशाल पढ़ना ज़रूरी है, राइट? तो उसको आपने लिंक कर लिया उससे, राइट? Coming to the next aspect, this is the most important topic, and the asked you topic for today is Srimati Rakhi Singh and others versus state of UP. Look, prior getting into the details of this topic, I'll tell you कि आप इसके डिटेल में जाएंगे तो you will not hold any kind of religious or cultural or any kind of political ideology in your mind, right? तो एक केस है ज्ञानवापी मस्जिद केस, वो पॉपुलरली बोला जाता है ज्ञानवापी मस्जिद केस, राइट? ज्ञानवापी मस्जिद केस, जिसका ओरिजिनल नेम है श्रीमती राखी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अदर्स में 4 लोग और हैं, टोटल 5 लोग इस साइड से हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, राइट? इसमें कोई जजमेंट नहीं आया है, पहली बात तो ये इतना जो हाइप हो रहा है कि सर जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया, बहुत लोगों ने बोला भी मुझे, सर जजमेंट आ गया। जजमेंट कहाँ आया है? ये तो ऑर्डर आया है, इट इज़ अ ऑर्डर, और वो भी मेंटेनेबिलिटी का ऑर्डर है। मेंटेनेबिलिटी देखिए, कोई भी केस जब फाइल होता है तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है, हाँ, जाना चाहिए या नहीं। द केस होल्ड्स इनफ वाटर दैट वी शुड लिसन इट और नॉट, ये केस है। तो ये मेंटेनेबिलिटी होता है सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11, वो बात ही करता है मेंटेनेबिलिटी। तो जज साहब थे ए विश्वेशा, इनका पूरा नाम है अजय कृष्णा विश्वेशा। अजय कृष्णा विश्वेशा साहब ने कहा कि ये केस मेंटेनेबल है और हम इसे मेरिट्स पे सुनेंगे। अब हियरिंग स्टार्ट होगी, राइट? इस केस में कुछ एक्ट्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4, पहले इसको डिटेल में जानते हैं कि सेक्शन, देन वी विल जंप ऑन टू द केस ऑल्सो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर किसी जगह पे आपको इन केस कि कोई टेम्पल है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, आपको चर्च है, तो उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, राइट? अगर न, और ये डेट फिक्स करता है 15 अगस्त 1947। इसने कहा अगस्त 9 कि अगर कोई भी चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल, जो भी बोला जाता है वही बोला जाएगा, उसके कैरेक्टर में कोई टाइप का कोई चेंज नहीं होगा, राइट? 1991 के टाइम पे गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की। सेक्शन 4 समझ में आ गया? सेक्शन 4 क्लॉज 9 ऑफ श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1993, डेट्स याद रखिएगा क्योंकि डेट्स ही पूछेंगे एग्जाम में, राइट? काशी विश्वनाथ एक्ट 1993 क्या बोलता है? उसका सेक्शन 4 क्लॉज 9 उसको इन्वोक किया गया इस पर्टिकुलर में कि काशी विश्वनाथ का एक्ट बोलता है कि जो टेम्पल है, जो टेम्पल प्रीमाइस है, में जो भी स्ट्रक्चर है उसमें ये भी आता है, ये जो मस्जिद वाला पार्ट वो भी आता है, ठीक है? एक और आता है वक्फ एक्ट 1995, जिसका सेक्शन 85 ये बोलता है तो मेंटेनेबिलिटी है वो डिसाइड होगी लखनऊ के वक्फ बोर्ड से। ये तो खैर सरासर गलत है भाई, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपका काम है लैंड से रिलेटेड। तो वक्फ एक्ट 1995 हो गया, श्री काशी विश्वनाथ एक्ट हो गया 1993 का, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गई 1991। आई एम क्लियर ऑन दिस, सारे रूल्स क्लियर हो गए। जज कौन थे? ए के विश्वेशा, और केस का नाम है श्रीमती राखी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट? आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट, इस केस में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार नाम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने, राइट? आते हैं इस केस पे। देखिए, सबसे पहले क्या था, आप लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको लिंक किया जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज गंगा, तो एक पूरा एक कॉरिडोर बनेगा, राइट? इट इज जस्ट लाइक राइट इज, तो ये कॉरिडोर बनेगा का जो ये पोर्शन है, ये है ज्ञानवापी मस्जिद। तो डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है? बगल में आपको काशी विश्वनाथ कहा जाता है कि इसके अंदर जो ज्योतिर्लिंग है ये वजू खाना में मिला था। वजू खाना, ये वर्ड याद रखिए, वजू खाना, वजू खाना, वजू खाना, जहाँ पर प्रेयर के बाद हाथ, प्रेयर से पहले हाथ, राइट? तो उसे कहा जाता है वजू खाना। वजू खाना में क्लेम किया जाता है, इट इज बीइंग क्लेम्ड,
कहीं भी बाहर नहीं आया है ये, राइट? क्लेम किया जाता है कि सर वज़ू खाना में मिला। क्या ठीक बात है। आते हैं इस केस पे। इस केस की टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1990, राइट? 1991 में कुछ वुमेन्स की ग्रुप गई, उन्होंने कहा कि अलाउ करिए वर्शिप को, वर्शिप को अलाउ करिए और उसको टेम्पल को पार्ट मिली, पार्ट ऑफ टेम्पल, राइट? ठीक है। इसके अगेंस्ट 1998 में आपको एक समिति है, उसका नाम याद रखना। इस वाले केस में भी है, राइट? अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद 1998 में कहा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, प्राइमा फेसाई रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लोगों ने देखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही बोलता है, यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर आफ्टर 15th अगस्त 1947, राइट? तो अंजुमन इंतजामिया सब मस्जिद यही बोलता है कि आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, राइट? अभी भी वही बात है। 2019 में एक कमीशन एस्टेब्लिश हुई, इसका सर्वे करिए, और ये ऑर्डर देने वाले जज थे जज रवि कुमार दिवाकर। ये कुछ नाम याद रखिएगा आप। I am telling only those names which are important for your examination point of view. And he was a civil judge. Why I am writing civil judge, I will tell you as रवि कुमार दिवाकर साहब ने कहा कमीशन कमीशन बनाइए, सर्वे करिए। 2020 में जो समिति थी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, AIM, नाउ आई एम गोइंग दिस, अगर आगे कोई भी अंजुमन इंतजामिया का नाम आता है तो आई विल यूज AIM, राइट? अंजुमन इंतजामिया यहाँ पे गया कि भाई नहीं, नहीं आप सर्वे नहीं करा सकते, बट फाइनली सर्वे हुआ, राइट? और सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट में बात गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंस इट इज अ सेंसिटिव मैटर, ट्रांसफर दिस टू द डिस्ट्रिक्ट जज। सेंसिटिव मैटर बोल के सिविल जज को हटाया और डिस्ट्रिक्ट जज को लेके आए, और वही डिस्ट्रिक्ट जज थे अजय कृष्ण विश्वेशा, राइट? AK विश्वेशा इज द डिस्ट्रिक्ट जज। पहला तो आपको ये समझना कि डिस्ट्रिक्ट जज को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद का नाम याद रखना, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, और आपका जो काशी विश्वनाथ एक्ट है उसको याद रखना, श्री काशी विश्वनाथ एक्ट को याद रखना। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए विद ईयर्स। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ईयर्स पूछे, सर ये किस ईयर में आया, कौन सी मुस्लिम की तरफ से, कौन केस का नाम क्या, राइट? और ये जो मेंटेलिबिलिटी है, ये पूरा आपको चैलेंज किया गया। इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया था डॉक्टर फैजान मुस्तफा के थ्रू, एंड इफ यू गेट टाइम देन रीड अबाउट दैट आर्टिकल। उन्होंने कैसे कहा कि दीज थिंग्स जो है ये नॉट बाय लॉ रॉन्ग है, बिकॉज ये जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू रेज इट बिकॉज आई हैव टू यूज। उन्होंने कहा कि ये प्राइमा फेसाई अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो गलत, बिकॉज जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो चैलेंज्ड है, राइट? अब ये जो केस था आपका श्रीमती राखी सिंह, ठीक? तो जज साहब ने पहले तो आई गेस कि लास्ट मंथ ही उन्होंने डिसीजन दे दिया था, लास्ट में, बट उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया और फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट्स पे डिस्कस। इस पे एक काउंटर क्लेम ये आता है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो काउंटर क्लेम यही है, पूरी हिस्ट्री पता है, नहीं बता रहा है कहानी, क्या करना है नहीं जाना, और कहा ना, जैसे आज सुप्रीम जज को दे बेसिस ऑफ वक्फ एक्ट का सेक्शन, और तो ये जो प्री काशी विश्वनाथ एक्ट है भी पता चल गया, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो बहुत सारे ग्राउंड्स पे, बेसिकली 3 ग्राउंड्स हैं, उस पे चैलेंज किया गया है। सुप्रीम DY चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट है, DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच है, की बेंच है, जो कि अक्टूबर में अप्लाई करेगी, राइट? जब पूरा एक्ट ही चैलेंज्ड है सर, हाउ कैन यू
स्टार्ट डिस्बिल्ड। अब आप कैसे ग्राउंड बना सकते हो इस पर्टिकुलर एक्ट को? ये एक्ट ही प्राइमा फेसाई चैलेंज, इसी ग्राउंड को लिया डॉक्टर फैजान मुस्तफा ने, उन्होंने कहा कि कैसे हार्मोनी मेंटेन करनी, ऐसी ऐसी बताई बहुत सारी, रीड इट वर्क बट विदाउट एनी काइंड ऑफ माइंडसेट, राइट? पढ़िएगा। और ये जब पूरा एक्ट ही चैलेंज है तो सर बात भी सही है कि एक्ट भी चैलेंज है, कैन यू जस्ट प्रोनाउंस ऑर्डर ऑन दैट वेरी, राइट? ये पर्टिकुलर चीज है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें डेवलपमेंट आएगा द रिसेंट टाइम, इतना एसेंशियल था, मैंने आपको बता दिया काशी विश्वनाथ। और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, हिंदू साइड का क्लेम है 1669 में इसको डिमोलिश किया गया था। इससे पहले यहाँ पर शिवलिंग था, और डिमोलिश करने वाला है मुगल एम्परर औरंगजेब, राइट? ये हिंदू साइड का क्लेम। तो ये पूरी बात हो गई रिगार्डिंग, जस्ट रीड इट आउट, टाइम मिले तो पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लास्ट डे का आर्टिकल। Coming to the next aspect of today's analysis, next is RBI's upper threshold limit for the retail inflation। ये आपका क्वेश्चन आयर सेक्शन है, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि 4% प्लस माइनस 2, बताइएगा कितना है अपर थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट? एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर करेंगे इसका। वक्त एक्ट कब पास हुआ था, अभी जस्ट पढ़ा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, राइट? समरकंद इज अ सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री, राइट? ये एससीयू से रिलेटेड है सर, बताइएगा, G20 से रिलेटेड है, आज के पेपर में है ये, कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है G20 G7 एससीओ क्वाड, वो जाके पढ़ेंगे पहला, फिर इस आर्टिकल पे आएंगे, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, किंग चार्ल्स who automatically become monarch of the UK also become the monarch of 40 other realms, which of the following is one of them? I am really sorry, like I didn't put it here, ऑप्शंस डालने चाहिए थे, बट रीड इट आउट, दोज 4 रियल्म्स की ये मोनार्क बनते ऑटोमेटिकली, राइट? जस्ट रीड इट अबाउट देम, आइडिया मिल जाएगा आपको इस। लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर द भूदान मूवमेंट। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द भूदान मूवमेंट बिकॉज ऑफ द विनोबा भावे, राइट? और भूदान मूवमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हुई हैं, जस्ट लाइक दिल्ली दरबार, भूदान भी उसी टाइम का पार्ट है। रीड इट, and if you have any doubt, just mention in the comment section, I will surely answer your doubts। and if you want any topic address like in a length, then just tell me, I'll surely address that very particular topic, जैसा आज हम लोगों ने किया। तो बताइएगा, if you have any doubt, just make notes and do link the topics। That's enough for today, right? Thank you, that's all from me।